Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी की इकोलॉजी बुक से लिया गया है, जिसमें हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं या प्रकृति की देन है, उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसी क्रम में हम बात कर रहे थे नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों की। क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत हम स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एनर्जी का जो इनका सोर्स है, वो एनर्जी का सोर्स कौन कौन से संसाधन ऐसे हैं जिनसे कि हमें एनर्जी प्राप्त होती है। फिर उनके अंदर भी वे स्रोत जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, या वे स्रोत जो केवल एक ही बार काम आते हैं, उसके बाद में उनको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसी की श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम उत्पाद या तेल। आप जानते हो कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर बहुत से चीज़ छिपी हुई हैं। जब इनका दोहन किया जाता है तो उस दोहन के फलस्वरूप हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, पेट्रोलियम गैसें और कई पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम शोधन की खोज लगभग 1846 से 1852 के बीच में हुई थी। यदि पहले कमर्शियल ऑयल के कुएं की हम बात करें तो 1856 में कनाडा के अंदर इसको सबसे पहले खोदा गया था। तब से बाद में इसके उत्पादन व उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। आप लोग सभी जानते हो, जैसे इराक और ईरान को तेल का भंडार कहते हैं। सऊदी अरब इस साइड पे तेल के भंडार हमें औसतन ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इन क्षेत्रों को ये कहा जाता है कि यहाँ पीने का पानी कम मिलता है, यदि कुआं खोदो तो तेल मिलता है। कहने का मतलब है कि जो तेल इन देशों में पाया जाता है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता है। यदि इसकी हम बात करें तो इसके अंदर जो पेट्रोल के प्रोडक्ट है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे हमको इन्हीं कुओं से प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग प्रमुखतः वाहनों के चालन में होता है, परंतु विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। विश्व में ऊर्जा की खपत का 38% भाग पेट्रोल उत्पाद ही है। पेट्रोल, डीजल हाई स्पीड स्कूल वाहनों के लिए आदर्श ईंधन माने जाते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए भी इनका उपयोग किया जा रहा है। तेल की पृथ्वी पर कुल उपलब्धता कितनी है, इसके बारे में अनेक लोगों ने अनेक भविष्यवाणी की। जैसे लगभग 30 वर्ष पुराने अनुमान के अनुसार पृथ्वी का तेल 1999 तक समाप्त हो जाने वाला था। एक अन्य अनुमान के अनुसार ज्ञात भंडार आज खपत की दर से 2039 तक समाप्त हो जाएंगे। अब होने को तो भविष्यवाणी पहले भी हुई थी भाई 1999 तक सारे तेल के जो स्रोत हैं वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आज 2020 चल रहा है। फिर एक भविष्यवाणी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि 2039 तक ये सारे समाप्त हो जाएंगे। हालांकि ये भी एक कटु सत्य है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये वास्तव में समाप्त होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इनका दोहन हो रहा है, जिस गति से इनका दोहन हो रहा है, इनका अंत निश्चित है। क्योंकि ये वापस रिन्यूएबल नहीं है, एक बार काम में आने के बाद में ये हमें पुनः प्राप्त नहीं हो सकते, तो एक दिन इनका नष्ट होना तय है। गैस एक अन्य महत्वपूर्ण ईंधन है जो पेट्रोलियम खनन के साथ प्राप्त होता है। पेट्रोल संबंधी उत्पादों को समाप्ति के अनुमान अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इतना तय है कि एक समय ये समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए वैश्विक खपत के विभिन्न स्रोत ये के डायग्राम के माध्यम से बता रखा है। कोल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, न्यूक्लियर पावर है, जियोथर्मल है जिसमें विंड सोलर है, लकड़ी है और ऑयल है। ये एक गैस है। एक चार्ट के माध्यम से बताया गया कि कितने परसेंटेज से कितने यहाँ पर रह सकते हैं। इसी क्रम के अंदर देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारंपरिक स्रोत एवं इनका भविष्य। मानव अन्य सभी जीवों की तरह
प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर है। मनुष्य के उद्विकास एवं इतिहास के प्रारंभिक काल में मनुष्य अन्य जीवों की तरह आवास की धारणा क्षमता के अनुपात में पाए जाते हैं। पुराने समय में सामान्यतः किसी आवास के लिए एक अवधि के बाद मनुष्य की मृत्यु दर व जन्म दर बराबर होती थी। एक समय के उपरांत मनुष्य ने संसाधनों का प्रभावी दोहन कर, संसाधनों का परिवहन कर, चिकित्सा की विधियां ढूंढकर मृत्यु दर को घटाने तथा औसत जीवन काल व जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके साथ ही मनुष्य की प्रति व्यक्ति किसी भी पदार्थ को खपत भी बढ़ने लगी। अनेक पदार्थ ऐसे भी थे जिनका प्रागैतिहासिक मानव कभी उपयोग नहीं करता था, परंतु आधुनिक मानव इनका उपयोग करने लगा। इन पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में पर्यावरण को निम्न प्रकार से क्षति होती है। सबसे पहला है कि एक तो जो संसाधन है उन पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो इनकी मांग बढ़ेगी, जिसके कारण अधिक प्रभावी दोहन व परिवहन के तरीके ढूंढे जाते हैं। इससे कुछ समय तक कीमत स्थिर रहती है या घटती है। कीमत ना बढ़ने से संसाधन की मांग व इस पर निर्भरता भी लगातार बढ़ती रहती है। सेकंड है, संसाधन का दोहन करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक आवास व पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। उदाहरणार्थ, संसाधन यदि कोई खनिज है तो इसके दोहन से बड़े क्षेत्र की वनस्पति या वन नष्ट होते हैं। इसके शोधन में ऊर्जा की खपत होती है तथा दहन से प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है, संसाधन यदि अनवीकरणीय है तथा महत्वपूर्ण हो तो इसकी खपत इसकी मात्रा में कमी लाती है। यदि ये नवीकरणीय है तो आवश्यकता से अधिक खपत इसके नवीकरण को बाधित करती है। उदाहरणार्थ, यदि वन का दोहन धीमी गति से हो तो यह पुनः उग जाता है, परंतु तीव्रता से होगा तो यह समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, हैंडल विद केयर। हम किसी भी चीज़ को कितनी आसानी से रखते हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि हमें पर्यावरण को नुकसान हम तीव्र गति से पहुंचाते हैं तो ये पर्यावरण अपने आप का बैकअप नहीं दे पाता है, और यदि हम सीमित मात्रा में या अल्प मात्रा में उसका हम काम ले रहे हैं तो पर्यावरण वापस अपने आप को रिकवर कर लेता है। जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन भी कहा जाता है, की समाप्ति का अनुमान निम्न प्रकार है कि तेल अंदाजे से लगभग 45 वर्ष तक, गैस 72 वर्ष तक और कोयला 252 वर्ष के अंतर्गत समाप्त हो जाएंगे। सतत दोहन से संसाधन की मात्रा कम होती है तथा इसके संचय, शुद्धिकरण, दोहन का आदि की कीमत बढ़ती है। बड़ी कीमतों से समस्त प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की गति में तेजी आती है। उदाहरणतः 1973 से 1979 के बीच तेल बाजार के उछाल के साथ वाहनों के पेट्रोल का प्रभावी उपयोग करने की तकनीक विकसित की गई। इस कार्य में जापान के ऑटोमोबाइल उद्योग ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक संसाधनों या ऊर्जा स्रोतों की खोजें होती हैं, जिसे बायोडीजल की खोज व इसका परिष्कार इसका उदाहरण है। इन धनात्मक प्रभावों के अलावा ऋणात्मक प्रभाव यह होता है कि संसाधन के समाप्त हो जाने पर तकनीक, कारखाने व उपकरण पूर्णतः व्यर्थ हो जाते हैं। इनके पुनः चक्रण की कीमत यदि अधिक होती है तो न यह सिर्फ पदार्थ व्यर्थ जाता है, वरन पृथ्वी के ठोस व्यर्थ की मात्रा में भी वृद्धि होती है। तो आज के हमारे टॉपिक के अंतर्गत हमने एक तो पेट्रोलियम उत्पाद और तेल के विषय में बात की। दूसरा, जो पारंपरिक स्रोत है एवं इनका भविष्य क्या रहेगा, इस संदर्भ में हमने बात की। अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।